तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे पास एक समस्या है, हमारे पास ये वीडियो झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। हमारे पास मीम्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारा डेटा हम हर सेकंड जनरेट कर रहे हैं और उस जनरेट करने की स्पीड समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती हुई रेट से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी तकरीबन 700-800 MB की होगी और मेरे फोन में तकरीबन 64 GB की स्टोरेज है, तो वो भी काफ़ी कम पड़ रही है। यानी कि अगर मैं इसे और वीडियो बना लूँ तो ये स्टोरेज काफ़ी कम पड़ जाएगी। उसके लिए मैंने अलग से मेमोरी कार्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन उन दोनों को मिलाकर भी जितनी फोटोज और वीडियोस की MB है, डेटा जनरेट होता है, वो कम होगा उससे भी। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस पूरी दुनिया का डेटा अगर एक छोटे से कप में स्टोर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी का नाम है DNA डेटा स्टोरेज। आइए इसके बारे में फिल्में देखने के शौकीन लोग कई बार अपनी पसंद की फिल्मों की कॉपी USB स्टिक या हार्ड डिस्क में रख लेते हैं, लेकिन एक टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क भी कोई 250 फिल्मों से भर जाती है। अगर आपको किसी ऐसे स्टोरेज डिवाइस का पता चले जिसमें आज तक दुनिया भर में बनी सारी फिल्में स्टोर की जा सके तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लगभग हर दिन 328.77 मिलियन टेराबाइट्स का डेटा जनरेट कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है। अगर उदाहरण लें किसी सोशल मीडिया साइट्स का, जैसे कि यूट्यूब का उदाहरण लें, तो उसमें हर दिन लगभग 3.7 मिलियन वीडियो अपलोड होते हैं। जी हाँ दोस्तों। और अगर इंस्टाग्राम का उदाहरण लें तो उसमें तकरीबन 95 मिलियन फोटोज़ और वीडियोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं। तो ये काफ़ी सारा डेटा है। और आप और भी सोशल मीडिया साइट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन सब में ही इतने डेटा हर रोज़ अपलोड हो रहा है और डेटा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और इस डेटा जनरेट करने की रेट भी समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी हम जो स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी कि मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं इन पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की के डेटा सेंटर्स की, तो उनमें वही हो रहा है कि यानी कि इनमें एक्टिव डेटा सेंटर्स हैं, यानी कि इनको संचालित करने के लिए हर रोज बिजली की खपत होती है, कर्मचारी लगते हैं, रोबोट लगते हैं, मैकेनिकल लाइब्रेरी लगती है अलग, और इनमें भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हम मैग्नेटिक टैब में। और इनकी जो लाइफ स्पान है तकरीबन 10 साल के आसपास ही, क्योंकि उसके बाद ये अपने आप ही डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं और हम डेटा को साइड से रीड नहीं कर पाते, डेटा करप्ट हो जाता है। यानी कि हर 10 साल में हमें इन्हें बदलना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी है, काफ़ी बिजली भी खपत हो रही है इसमें, यानी कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी 10 साल तक ही है। डेटा स्टोर करने के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक उपाय निकाला। इस प्रकार नेचर में हमारे अंदर जो डेटा स्टोर होता है, जिससे हम बने हैं, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हम बोलते हैं DNA। हमारा जो भी डेटा है वो DNA में स्टोर होता है। तो इसी से प्रेरित होकर के वैज्ञानिकों को आइडिया आया कि क्यों नहीं इस डिजिटल डेटा को हम DNA के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा मतलब है सिंथेटिक DNA से, यानी कि यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल DNA का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंथेटिक DNA बनाया जाएगा लैब में, और उसी में हम डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। अब DNA को क्यों चुना गया उसके बारे में हम बताते हैं। अभी हम जिस प्रकार डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो है बाइनरी तरीका, यानी डिजिटल तरीका। हम डिजिटल डेटा को 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि या तो वो ऑफ है या फिर ऑन है। उसी प्रकार हमारा DNA भी डिजिटल है। डिजिटल वो होता है जो कि हमें एक्यूरेट स्टेट बताए अपना, कि या तो वो ऑन है या तो ऑफ है। एक ही समय पे वो ऑफ या ऑन नहीं हो सकता। तो DNA की बात करें तो उसमें DNA के न्यूक्लियोबेस में बात करें तो उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और वही उसके कोड होते हैं। उन्हीं के कोड में उनकी जानकारी इकट्ठी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर के जो DNA है उनमें उनके न्यूक्लियोटाइड में एक अलग डेटा स्टोर है, उसी की वजह से मैं अपने यहाँ पर बना हूँ। ये DNA जो है वो डायनासोर के ज़माने से आ रहा है, लेकिन डायनासोर में DNA अलग था और मुझ में DNA अलग है, इसलिए मैं हूँ डायनासोर नहीं हूँ। तो क्योंकि DNA में अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि स्पेशल कोड की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम ATCG बोलते हैं, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो इन्हीं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बाइनरी डेटा यानी कि 0 और 1 को स्टोर करने के लिए। तो साइंटिस्टों को आइडिया ये आया कि हम इन बाइनरी कोड को इन DNA के कोड में इनकोड और डिकोड कर सकते हैं, और इससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें बाइनरी से DNA में, और फिर बाद में DNA से बाइनरी में डिकोड भी कर सकते हैं। तो इसी से वैज्ञानिकों को आइडिया आई है। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिए, वर्किंग में इस प्रकार है कि DNA में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं ATCG, हम उनको एक बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार हम बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो इनको हम DNA में लिख देंगे। 0 0 को हम लिखेंगे A, 0 1 को लिखेंगे T, 1 0 को लिखेंगे C और 1 1 को लिखेंगे G। तो इस प्रकार हम इस कोड को एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला कोड, बाइनरी कोड। अगर हम इसको DNA के रूप में बदलना चाहें तो इसका कोड कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम 2 बाइनरी कोड को एक DNA कोड में बदल दे रहे हैं, यानी कि डेटा हाफ हो रहा है। तो आइडिया यह है कि जब हम इन बाइनरी कोड को इन DNA कोड में लिख सकते हैं तो एक बार हम इसमें स्टोर कर लेंगे वो डेटा को, और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर इस डेटा को वापस बाइनरी कोड में डिकोड करके हम पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां काम कर रही है और भी छोटी छोटी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें डेटा को स्टोर किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें डेटा को स्टोर करने के 4 स्टेप्स। सबसे पहले तो आपका डेटा लिया जाएगा, उस डेटा को DNA कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर बाद में उस DNA कोड से एक सिंथेसाइजर मशीन से सिंथेटिक DNA बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी सिंथेटिक DNA को आपको दे दिया जाएगा, और कभी भी और जब भी आपको उसको रीड करना होगा तो वापस उस सिंथेटिक DNA को आपको एक मशीन जिसका नाम है सीक्वेंसर, जो कि DNA कोड को वापस बाइनरी कोड में बदल देगा, और उस प्रकार आप डेटा को रीड कर सकते हैं।
यानी कि हमने बाइनरी कोड को सबसे पहले डीएनए कोड में बदला, उससे सिंथेटिक डीएनए बनाया और फिर बाद में सीक्वेंसर से वापस हमने बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया और डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यही है इसकी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी है, इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि काफ़ी लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकता है। जहाँ पर आज हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हर 10 साल में फेंकना पड़ता है, उसी के स्थान पर इसे लगभग 30,000 सालों तक आराम से स्टोर किया जा सकता है और वो बिना खराब हुए डेटा को। और दूसरा फायदा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है डेटा स्टोरेज में। लगभग 1 ग्राम डीएनए ही 215 मिलियन गीगाबाइट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि काफ़ी डेंस है, यानी कि काफ़ी अच्छा भी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। मगर इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए उन ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है दोस्तों इसका रख रखाव होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भविष्य में कुछ कंपनियां खुलेंगी जो हमारे लिए डीएनए में डेटा स्टोर करेगी, तो उसमें यही होगा कि हम जब कंपनी में जाएंगे तो हम अपने डेटा को जब हम देंगे तो वह कंपनी वाले ही हमें सिंथेसाइज करके इस डेटा को देंगे, और जब भी हमें कभी इसे रीड करना होगा तो हमें वापस कंपनी वाले के पास में जाना पड़ेगा और वही सीक्वेंसर का इस्तेमाल करके उसे सीक्वेंस करके हमें डेटा को वापस देंगे। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग सकता है, 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। यानी कि ये स्टोरेज का तरीका तो काफ़ी अच्छा है, परंतु जब हम डेटा को लोड करेंगे तो 1 से 2 दिन का समय लगेगा। यानी कि ये फ्लैश स्टोरेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक अच्छा आर्काइवल स्टोरेज है, परंतु ये फ्लैश स्टोरेज नहीं बन सकता। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सिर्फ कुछ लोग अपने बिटकॉइन वॉलेट पासवर्ड को रखने के लिए ही लगभग $1000 पे कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है जो कि अभी हाल ही में तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। आने वाले समय में हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए। और इसका एक और ड्रॉबैक है कि इसमें आपको पता ही है कि डीएनए जो है वो हमेशा नष्ट होने वाली चीज़ तो है नहीं, अगर इसका रख रखाव सही से नहीं किया जाए तो। जैसे कि रेडिएशन से भी खराब हो सकता है, आग लग सकती है तो खराब हो सकता है, टेम्परेचर से खराब हो सकता है, हीट से खराब हो सकता है। तो इस खराब होने से बचाने के लिए इसका रख रखाव काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसको या तो किसी ठंडे स्थान पर, सूखे स्थान पर, जहाँ पर कम रोशनी आए, बिल्कुल अंधेरे वाले स्थान पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार इसके रख रखाव में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों चूंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, एक तो ये सबसे पहले इसका रख रखाव बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इसका डेटा लोड होने में काफ़ी समय लगेगा और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। तो ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं दोस्तों। अभी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो है ब्लू रे डिस्क। जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन 115 GB का स्टोरेज हमें देती है अभी वर्तमान में, और 15,000 से काफ़ी नीचे की कीमत पर हमें उपलब्ध है। तो अभी तो वर्तमान में ब्लू रे डिस्क ही है, मगर दोस्तों समय के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी में अगर सुधार होता गया तो ये टेक्नोलॉजी ही आगे फ्यूचर बनेगी। क्योंकि डीएनए डेटा स्टोरेज में डीएनए जो है वो हमारे साथ साथ हमेशा फ्यूचर तक चलेगा। जब तक भी इंसान रहेंगे, खुद को समझने के लिए उसे डीएनए का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस टेक्नोलॉजी में भी यही चीज़ काफ़ी अधिक फायदेमंद है कि ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट नहीं होगी, कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होगी, बल्कि समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। तो अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी काफ़ी अधिक प्रैक्टिकल हुई तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छे आर्काइवल स्टोरेज के रूप में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। डेटा स्टोरेज के फ्यूचर में एक और टेक्नोलॉजी जिसका नाम है 5D ग्लास स्टोरेज, उसके बारे में भी हम वीडियो बना सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।